चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा अमलगमेशन वाला चैप्टर, जिसका फर्स्ट हाफ हमने देख लिया था कि कैसे हम लोग परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अमलगमेशन में कौन सी मेथड्स होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के लिए। एंड यही सेम जो मेथड है, यही मेथड AS14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो अमलगमेशन का है उसके अंदर भी यूज़ होगा। मूविंग फॉरवर्ड, तो दो मेथड है, एक है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और सेकेंड है परचेज मेथड। करेक्ट। द फर्स्ट मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो मर्जर में यूज़ होती है। एंड जो सेकेंड मेथड है जो कि परचेज मेथड है वो यूज़ होती है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। आइए सबसे पहले देखते हैं पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अंडर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द असेट्स, लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी कौन होती है? जो अपना सारा कुछ बेचती है, विल बी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरिंग कंपनी at existing carrying amount unless any adjustment is required due to different accounting policies। देखो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हमने देखा था कि भैया दो तरीके के मर्जर्स होते हैं। एक होता है मर्जर इन नेचर ऑफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड सेकंड अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में 5 कंडीशन थी। अगर वो 5 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो ही उसको बोलेंगे अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई थी कि जो असेट्स एंड लाइबिलिटी की बुक वैल्यू रहती है आप उसी बुक वैल्यू पे उन चीज़ों को अपने पास लेते हो। करेक्ट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली है कि भैया जो असेट्स लाइबिलिटी रिजर्व्स रहेगा ट्रांसफरर कंपनी का विल बी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरिंग कंपनी एट देयर एग्जिस्टिंग अमाउंट। वो बुक वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तभी तो वो मर्जर में फंसेगा, तभी तो हम पुलिंग इंटरेस्ट मेथड लगा पाएंगे। अनलेस एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय दिस कंपनीज। As a result, the difference between the amount recorded as share capital issued plus any additional consideration in the form of cash or other assets and the amount of share capital of the transferor company should be adjusted in reserves। तो अगर कोई भी डिफरेंस आया, अगर आपने जो असेट्स से लाइबिलिटी लिया है और आपने जो उनको कंसिडरेशन दिया है, परचेस कंसिडरेशन दिया और असेट्स एंड लाइबिलिटी लिया, इन दोनों में अगर कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको कायम में ट्रांसफर करोगे। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी एडजस्टेड इन इट्स रिजर्व। हम लोग जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो डालेंगे रिजर्व के अंदर, नेक्स्ट देखते हैं परचेज मेथड। असेट्स एंड लाइबिलिटीज, द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट और एट द परचेज कंसिडरेशन should be allocated to individual identifiable assets and liability on the basis of fair value on the date of amalgamation. Reserves. No reserves other than statutory reserve of the transferor company should be incorporated in the financial statement of the transferring company। बोलते हैं कि सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व के अलावा और कोई भी रिजर्व जो है वो हम लोग हमारी बुक्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया है, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व कोई लॉ के अंदर बोला है आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाना? द आंसर इज नो। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको लॉ के अंदर बोला गया रहता है कि भाई हमको सिक्योरिटी प्रीमियम बनाना है, या भैया आप जब डिबेंचर रिडीम करते हो तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, वो रिजर्व लॉ के अंदर बोला गया है। करेक्ट। तो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन कौन से रिजर्व एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो जो रिजर्व बोले गए हैं वो रिजर्व आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको कोई भी रिजर्व लेने की जरूरत नहीं है। दो नॉर्मली इन एन अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज द आइडेंटिफाई ऑफ रिजर्व इज नॉट प्रिजर्व एन एक्सेप्शन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व ऑफ अबव सेड नेचर। यानी भैया हमको रिजर्व की कोई एंट्री नहीं मारनी इन नेचर ऑफ परचेज में, बट भैया जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसके लिए हमको एक स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। Such reserves retain their identity in the financial statement of the transferring company in the same form in which they appeared in the financial statement of the transferor company। बोलता है जैसा स्टैट्यूटरी रिजर्व आपके ट्रांसफरर यानी जो कंपनी बेच रही है उसके बुक्स में आ रहा था, उसी नेचर का, उसी अमाउंट का रिजर्व आपको ट्रांसफरिंग कंपनी में भी बनाना पड़ेगा। As long as their identity is required to be maintained to comply with the relevant statute,
This exception is made only in those amalgamation where requirement of statute for recording the statutory reserve in the books of the transfer company are compiled with. Statutory reserve of the transfer company should be incorporated in the balance sheet of the transfer company by following journal entries, that is amalgamation adjustment reserve account debit to statutory reserve account credit. तो बोलने की बात ये है कि भैया जो आपकी पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड थी, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर जो भी आपका डिफरेंस रहेगा वो रिजर्व में जाएगा, आप बुक वैल्यू पे असेसन लायबिलिटी को लोगे, और इन केस ऑफ परचेज मेथड आप उनको फेयर वैल्यू पे लोगे। क्या पे लोगे? फेयर वैल्यू पे। ऊपर थी बुक वैल्यू, नीचे था फेयर वैल्यू। बोलता है आपको कोई भी रिजर्व लेने की जरूरत नहीं है अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व हम हमारे बुक्स में कैसे लेंगे? हम लिखेंगे एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमलकमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। आगे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। हम लोग P&L को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी बाय करस्पॉन्डिंग डेबिट टू सुटेबल अकाउंट हेड। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं भैया? अमलकमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व को डेबिट करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। तो हमारे बुक्स में एक नया अकाउंट खड़ा हो गया, दैट इज अमलकमेटेड एडजस्टमेंट रिजर्व। अब इसको कैसे खत्म करेंगे? विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेपरेट लाइन आइटम व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जिस दिन मालूम पड़ा कि भैया लॉ बोलता है कि अब आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे? एंटी को रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी जो ट्रांसफर कंपनी थी ए लिमिटेड, सपोज मर्ज हुई बी लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड में एक कैपिटल रिजर्व रेशियो आ रहा था, कैपिटल रिजर्व रेशियो आ रहा था 1 करोड़ रुपए का, जो कि बोलते हैं कि आपको 3 साल मेंटेन करना पड़ेगा। और एक साल कंपनी बी लिमिटेड में मर्ज हो रही है, तो बी लिमिटेड क्या मारेगी? अमलकमेटेड रिजर्व अकाउंट डेबिट मारेगी टू स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रेडिट करेगी 1 करोड़ 1 करोड़, ताकि हमको कैपिटल रिजर्व जो स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड है वो हमारे बुक्स में इंकॉर्पोरेट हो जाए। अब मूविंग फॉरवर्ड क्या होगा? मूविंग फॉरवर्ड कि भैया 3 साल तक तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। 3 साल बाद आप जब लॉ आपको बोलता है कि अब आपको कैपिटल रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे हम लोग इसकी रिवर्स एंट्री मार देंगे और ऑटोमेटिकली कैपिटल रिजर्व भी बुक में से निकल जाएगा और आपका अमलकमीशन रिजर्व भी बुक से निकल जाएगा। देखिए, जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का टैब है, जो हमारा बैलेंस शीट आता है, बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर आता है शेयर होल्डर कैपिटल, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका अमलकमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व का दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा इन नेगेटिव बैलेंस। तो यहाँ पे ऊपर आया स्टैट्यूटरी रिजर्व, यहाँ पे आया अमलकमीशन रिजर्व, ये आएगा नेगेटिव फिगर में, ये आएगा पॉजिटिव फिगर में। दोनों का इफेक्ट क्या होगा? नील इफेक्ट ही होगा। डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड द नेट एसेट ट्रांसफर, एनी एक्सेस अमाउंट of purchase consideration over the net asset value of the transferor company acquired by the transferring company should be recognized as goodwill, should be recognized as goodwill। भैया मतलब क्या? अगर आपकी असेट्स 50 लाख की है और आपकी लाइबिलिटी 30 लाख की है, तो नेट क्या हुआ आपका? 20 लाख रुपया। तो अगर मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूँ तो मुझे आपको कितना पे करना पड़ेगा? 20 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, बराबर है। बट अगर मैंने आपको 20 लाख से ज़्यादा पे किया तो मैं आपको ज़्यादा किस लिए पे कर रहा हूँ? आपके नाम की वजह से, आपके गुडविल की वजह से। तो जो भी डिफरेंस, सपोज अगर मैंने आपको 25 लाख पे किया तो जो 5 लाख है वो काम ही चल जाएगा गुडविल में। व्हेनेवर नेट असेट एंड लायबिलिटी से परचेस कंसेशन ज़्यादा होता है तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो चल जाएगा गुडविल में, और अगर अमाउंट कम है, सपोज 20 लाख की नेट असेट आई लेकिन मैंने 15 लाख पे किया, तो जो 5 लाख का डिफरेंस है वो चल जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, वो मेरा प्रॉफिट हो गया, बराबर। अगर मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ मेरा नुकसान वो चल जाएगा गुडविल में, अगर मैं कम पे कर रहा हूँ मेरा फायदा चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में। वाई कैपिटल रिजर्व? हम लोग सीपीटी में शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़े थे, उसके अंदर फॉरफीचर था। फॉरफीचर में भी हमने देखा था कि जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है क्या में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, बराबर है। चलिए, एनी शॉर्टफॉल शुड बी शोन एज कैपिटल रिजर्व। Goodwill should be amortized over a period of 5 years unless a somewhat longer period is justified। तो बोलता है अगर कुछ ज़्यादा पीरियड जस्टिफाइड है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको काय में डाल देंगे? हम लोग उसको डाल देंगे 5 साल में, धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ कर देंगे, करेक्ट। एक बार फटाफट थ्योरी पढ़िए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके सम्स की तरफ।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडरिंग द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट देखिए क्या बोलता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। सामने में है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, PNL, 13% डिबेंचर्स, ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। दोनों की टोटल दी गई है, दोनों की टोटल मैच हो रही है। आगे क्या बोला हुआ है, एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड। जो आपका एक्स लिमिटेड है वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई। एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज बिलो। कैसे डिस्चार्ज करता है, इशू 3,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। जो वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर हैं ये, इनको हमने क्या किया है, एक्स लिमिटेड के शेयर्स दे दिए। कितने दे दिए, 3.5 लाख शेयर दे दिए, 10 का एक शेयर। सेम वे जो प्रेफरेंस शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी हमने डिस्चार्ज किया, प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिस्चार्ज किया बाय 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यानी इनका कितना है बेटा, इनका अगर 1700 है तो 1700 का 10% प्रीमियम कितना होता है, 170। तो वो कितना हो गया, 1870। आगे द डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 ईयर्स। बोलते हैं जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो हमको 2 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। शो द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन ऑन द अजम्पशन दैट अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे हमको बहुत प्यारे तरीके से हमको मालूम पड़ जाएगा कि अगर मर्जर है तो हमको कैसे एंट्री मारना है और अगर परचेज है तो हमको कैसे एंट्री मारना है। पहले आप अपना क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए पहले देखते हैं कि इन द नेचर ऑफ मर्जर अगर हो तो क्या होता है। आइए मर्जर की थ्योरी में वापस एक बार, ये वाली लाइन पढ़ी है। बोलता है अंडर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द असेट्स, लायबिलिटी एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, यानी जो वाई लिमिटेड की है, विल बी टेकन ओवर बाय एक्स लिमिटेड एट देयर एग्जिस्टिंग अमाउंट अनलेस एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय दिस कंपनी। बोलता है असेट्स, लायबिलिटी और रिजर्व जो रहेगा हम उसी वैल्यू पे लेके आएंगे अनलेस लॉ ने कुछ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट का इसे बोला हुआ है। एज अ रिजल्ट द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से पढ़ना, एज अ रिजल्ट द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्डेड एज शेयर कैपिटल इशूड, जितना मैंने शेयर कैपिटल इशू किया, प्लस एनी अदर कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर असेट्स। तो जो भी मैं उनको दे रहा हूँ, जो भी मैं उनको शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूँ, एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी एडजस्टेड इन रिजर्व। मतलब जितना मैं उनको दे रहा हूँ माइनस जितना ऑलरेडी उनके पास है, उनके बुक्स में जो कैपिटल दिख रहा है और जो मैं उनको दे रहा हूँ, अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस है तो डिफरेंस हम लोग काय में एडजस्ट करेंगे, रिजर्व में एडजस्ट करेंगे, काय में एडजस्ट करेंगे, रिजर्व में एडजस्ट करेंगे, काय में एडजस्ट करेंगे, रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। तो आइए नीचे पहले देखते हैं कि कुछ डिफरेंस है क्या। उनका कैपिटल कितना आ रहा है बेटा, उनका कैपिटल आ रहा है भैया वाई लिमिटेड का 3,000 और 1,700। टोटल कितना हो गया भैया, 3,000 और 1,700 होता है 4,700। 4,700 उनकी बैलेंस शीट में है और मैं उनको कितना दे रहा हूँ बेटा, मैं उनको देखो कितना दे रहा हूँ, 3.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो कीजिए 3.5 लाख इंटू 10 दैट इज हो गया आपका 35 लाख। एंड डिबेंचर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इशू नहीं, प्रेफरेंस शेयर को इशू 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो उनका कितना है, उनका है भैया 1700। तो 1700 इंटू 10% प्रीमियम दैट इज 1870, करेक्ट। तो अगर दोनों को सम करूँ मैं 35,000 और 18,70,000 तो मेरा टोटल कितना आता है, मेरा टोटल आता है 53,70,000। देखिए आपका भी आ रहा है क्या, क्या किया भैया आपने, मैंने ये 3.5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 35 लाख आया। इतना मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहा हूँ और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे ये जो 17,000 के थे, ये 17,000 को मैं 10% प्रीमियम दे रहा हूँ। 10% प्रीमियम मैंने कितना दे रहा हूँ, मैं 170 रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ। टोटल कितना हो गया 18,70,000। तो 35 लाख प्लस 18,70,000 टोटल कितना होता है बेटा 53,70,000। 53,70,000 अगेंस्ट कितना, अगेंस्ट 47 लाख।
तो ये हो गया मेरा 6,70,000। डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? 6,70,000। डिफरेंस ऑफ ये दो माइनस ये दो, करेक्ट। तो अगर हम जो उनको दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? ये दे रहा है, दिस इज परचेज कंसिडरेशन, ये हमको दे रहे हैं वर्सेस जो उनका शेयर कैपिटल है। इन दोनों का अगर कोई भी डिफरेंस है तो हम काय में करेंगे उसको? हम लोग उसको रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। तो रिजर्व में कितना एडजस्ट करना है हमको? 670 रुपये एडजस्ट करना है, यानी 6,70,000 रुपये हमको एडजस्ट करना है बेटा, करेक्ट। अब आगे देखते हैं, इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले कैपिटल आएगा, करेक्ट। हम लोग किसकी बैलेंस शीट बनाएंगे? एक्स लिमिटेड की। वाई लिमिटेड अब खत्म हो गया, हम लोग बैलेंस शीट किसकी बनाएंगे? एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाएंगे। इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसका खुद का शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल भी है 5,50,00,000 हो गया। ये अपन 5,000 पकड़ के चलते हैं, उसको 5,000 इंटू 1,000 इज 50,00,000। 50,00,000 ये हो गया, प्लस हम लोग कितना इशू करने वाले हो? हम लोग 3.5 लाख और इशू करने वाले हैं, यानी 35 लाख और इशू करने वाले हैं। तो 50 में 35 अगर ऐड हो गया तो 85 हो गया इक्विटी शेयर। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल इज 85 लाख, मोटा मोटी 85 लाख। हमारा ये जीरो की वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, 85 लाख आया हमारा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर है 14% और हम लोग कितने इशू कर रहे हैं? 15%। इन दोनों भी हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। 14% कितने रहेंगे भैया? 22,000 के रहेंगे, 2,200 रुपये के रहेंगे 14% प्रेफरेंस शेयर। आइए देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 14% है 2,200 रुपये के। और जो ये लोग है 1700 को हम लोग क्या इशू कर रहे हैं? 15% वाला इशू कर रहे हैं, 15% एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1700 के जो कितना आ जाएगा? 1700 इंटू 10% प्रीमियम इंटू 10% प्लस इक्वल टू हो गया 1870। ये आ गया आपका 1870। टोटल कैपिटल कितना हो गया आपका? 12,570। टोटल कैपिटल कितना आ गया आपका? 12,570। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं रिजर्व की। रिजर्व में क्या होगा भैया? ये सारे रिजर्व आ जाएंगे आपके, क्योंकि इन द नेचर ऑफ मर्जर में हम लोग सेम वैल्यू पे लेते हैं। प्लस ये हो जाएंगे आपके माइनस जो हमने 670 किया वो माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 500 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 500, टोटल आया 2,600। ये दोनों का टोटल आता है 2,600। 2,600 में से अगर मैं 670 माइनस कर दूँ तो मेरा आ गया 1930। देखिए एक बार आप रिजर्व एंड सरप्लस की शीट, तो जनरल रिजर्व उसका भी ऐड किया, इसका भी ऐड किया और उसमें से 670 रुपया माइनस करके आउटर में लिख दिया 80 रुपीज़। एक्सपोर्ट रिजर्व दोनों का ऐड कर रहा, आउटर में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस एक में था तो सिंगल लिख दिया। प्रॉफिट लॉस दोनों का ऐड करके दोनों का प्रॉफिट लॉस लिख दिया। तो भैया हम क्या देख पा रहे हैं? हमने रिजर्व को सेम वैल्यू पे लिया, इन द नेचर ऑफ मर्जर में पहली कंडीशन थी कि भैया जो भी आपकी एसेट्स है, जो भी आपकी लाइबिलिटी है, जो भी आपका कैपिटल है, आप काय पे लोगे बेटा? सेम वैल्यू पे लोगे, एज इट इज़ वैल्यू पे लोगे। बढ़ते आगे डिबेंचर्स, इनके डिबेंचर्स कितने हैं? 500 रुपये के डिबेंचर्स। और ये जो 350 रुपये के डिबेंचर्स है इसके जगह हम क्या कर रहे हैं? द डिबेंचर्स ऑफ लाइफ लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो भैया ये जो आपके 350 है तो ये भी अब कन्वर्ट हो जाएंगे इनके अंदर 13% में, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 850। लॉन्ग टर्म बोरिंग इज 850, जिसके अंदर डिबेंचर्स आएगा। ट्रेड पेपर विल बी 450 एंड 350 सेम वैल्यू पे ले रहा हूँ। देखो मैं भैया 800 हो जाएगा, 800 आ गया। अदर करंट लाइबिलिटी 200 और 150 350, भैया 350 आ गया। हमने लाइबिलिटी को भी काय पे लिया? हमने भैया लाइबिलिटी को भी सेम वैल्यू पे लिया। सेम वैल्यू पे लिया। रिजर्व को काय पे लिया? सेम वैल्यू पे लिया। अब बात करते हैं असेट भी काय पे लेंगे? सेम वैल्यू पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम कर दीजिए, इतना ही टोटल आना चाहिए। इन दोनों का सम कर दीजिए 9900 प्लस 6600, टोटल हो गया 16,500। टोटल कितना आना चाहिए? 16,500। अब आप इंडिविजुअली ऐड कर दीजिए तो भी चलेगा। दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस,
ये लिख दीजिए फिक्स एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट 700 और 500 1200 लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट में। इन्वेंटरी 1250 और 950 2100। सॉरी 1250 और 950, तो 1250 प्लस 950 टोटल आता है 2200 रुपया। ट्रेड रिसीवेबल 1030 और 900 तो 1930। एंड आपका कैश एंड कैश बैलेंस 520 और 725, तो इसका भी टोटल आप करेंगे और इधर लिख देंगे। तो हमने देखा भैया इन द नेचर ऑफ मर्जर में हमने क्या किया, हमने असेट्स, हमने हमारी लाइबिलिटी, हमने हमारा रिजर्व काय पे लिया, गार्ड बांध लो, सेम वैल्यू पे लेंगे हम लोग, सेम वैल्यू पे लेंगे। अनलेस अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। और जितना हमने दिया और जितना हमने उनको परचेज कंसिडरेशन दिया वर्सेस जितना उनका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है, अगर इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस हम लोग काय में एडजस्ट करेंगे, बोलो काय में एडजस्ट करेंगे भैया, रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे आप अगर एक नोट लिख लो, यहाँ पे अगर आप एक छोटी सी नोट चिपका दो, एक छोटी सी नोट अगर आप यहाँ पे चिपका दो, जिसके अंदर लिख दो, जिसके अंदर अगर आप लिख दीजिए कि भैया असेट्स लाइबिलिटी कैपिटल विल बी टेकन ओवर एट सेम वैल्यू, सॉरी असेट्स लाइबिलिटी एंड रिजर्व विल बी टेकन ओवर एट सेम वैल्यू अनलेस कोई अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में डिफरेंस है तो हम उसको चेंज करेंगे, नहीं तो 90% केसेस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो दिया और उन्होंने जो लिया उसमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसको काय में एडजस्ट करेंगे, रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। चलिए अब बढ़ते अगले केस में, दैट इज़, एक बार इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज में। चलिए बात करते हैं सेकेंड वाले केस में, दैट इज इन द नेचर ऑफ परचेज। भैया परचेज में क्या हुआ था, बढ़ते ऊपर थ्योरी में, एक बार थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या बोला था भैया, अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है, जितना हमने उनसे लिया, जो नेट एसेट हमने उनसे ली, अगर हम उनसे ज़्यादा उनको दे रहे हैं, अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो डेट विल बी गुडविल, और अगर हम कम दे रहे हैं, सपोज अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ ली है, अगर मैं 120 रुपया दे रहा हूँ तो 20 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, 20 रुपये जाएगा बेटा किसके अंदर जाएगा, 20 रुपया गुडविल में जाएगा। और अगर हमने 80 रुपये दिया तो ये 20 रुपये में जाएगा भैया कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका गुडविल आ रहा है या आपका कैपिटल रिजर्व आ रहा है। सबसे पहले देखना पड़ेगा गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। भैया गुडविल और कैपिटल रिजर्व देखने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। पहली चीज़ कितना हमने उनको दिया वर्सेस उनसे कितना लिया, तो कितना लिया पहले वो निकाल लेते हैं। देखिए बाय लिमिटेड में मैंने टोटल असेट्स कितने की ली, 6600 की टोटल असेट्स ली, 6600 की टोटल असेट्स ली। माइनस लाइबिलिटी को माइनस कर दूँ मैं, क्या क्या लाइबिलिटी थी मेरी 150 रुपये का अदर करंट लाइबिलिटी थी, 350 रुपये की सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेबल्स थे, और 3500 का मेरे पास क्या था, डिबेंचर्स था। तो मेरा नेट असेट कितना हुआ, बेटा मेरे पास आ रहा है कैलकुलेटर पे 5750, मेरे पास आ रहा है कैलकुलेटर पे 5750। मेरे पास आ रहा है 5750 कैसे आ रहा है भैया, 6600 माइनस आपका 150 माइनस 350 माइनस 350 इज इक्वल टू 5750। दिस इज माई नेट असेट। इतने का मैंने नेट असेट आपसे लिया है। एज कम्पेयर टू दिस मैंने दिया कि आपको बोलता है मैंने इक्विटी शेयर दिए 3.5 लाख इंटू 10 यानी 35 लाख के दिए, तो 57 lakhs 50,000 का मैंने लिया। ये जो है 5750 इंटू हमारी हर एक चीज़ का में 1000 में, तो ये कितना होता है 57 lakhs 50,000 बराबर है माइनस इतना मैंने उनसे लिया। एज कम्पेयर टू दिस मैंने उनको दिया क्या बेटा, मैंने उनको दिया भैया सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया। मैंने शेयर कैपिटल कितना दिया उनको
भैया शेयर कैपिटल आपने दिया उनको 3,50,000 इंटू 10 दैट इज 35 लाख। इसमें से 35 लाख माइनस कर दीजिए। और भैया मैंने उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिए। प्रेफरेंस शेयर कितने के दिए भैया? 18,70,000 के दिए। 18,70,000 के दिए भैया। 1700 के थे। 10% प्रीमियम कितना होता है? 18,70,000 प्लस 18,70,000 माइनस कर दीजिए 18,70,000। तो भैया मेरा नेट प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ? 380 का हुआ। मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 380 का हुआ। सब लोग अपने पास निकालिए। नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 380 का हुआ मेरे को, क्योंकि भैया मैंने लिया कितने का? 57,500 का लिया और दिया कितना? 35 प्लस 18,70 दिया उनको 53,700 53,70,000 दिए और लिया 57,50,000 का। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है भैया 380। दिस इज माय प्रॉफिट। मैंने ज़्यादा लिया, दिया कम, दैट इज माय प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट टाइम में जाता है बेटा? फटाफट बताइए। कैपिटल रिजर्व में जाता है भैया। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा मेरा? 380 यानी 3,80,000 मेरा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बराबर है? तो फटाफट से देखिए मेरा शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटा? जितना शेयर कैपिटल ऊपर आया था दिस 3 लाख दिस इज 50 लाख प्लस 50 लाख प्लस जो इनको दिया मैंने 3.5 यानी 35 लाख यानी 85 लाख का आएगा मेरा कैपिटल। इसके अंदर दो पार्ट, एक आएगा आपका इक्विटी और एक आएगा प्रेफरेंस। इक्विटी कितने का आएगा भैया? इक्विटी आएगा आपका 85 लाख का इक्विटी आएगा। 50 लाख प्लस 35 लाख। आगे बढ़ते प्रेफरेंस शेयर्स पे। प्रेफरेंस शेयर 14% प्रेफरेंस शेयर कितने का भैया? ये 22 लाख, तो 22 लाख वैसे वैसे आएगा। और ये 17 लाख के जगह इनको हमने दिया 18,70,000। ये 18,70,000 प्लस 22। आगे देखते हैं रिजर्व में भैया ये सारे रिजर्व तो आएंगे इसके साथ साथ एक और रिजर्व आएगा, डेट इज कैपिटल रिजर्व। तो इन सबको प्लस कर दो भैया, 500 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 500 प्लस कैपिटल रिजर्व कितना था? 380। टोटल हो गया 2980। जनरल रिजर्व 180 करेक्ट। जनरल रिजर्व 500 कैसे है भैया? ये 500। एक्सपोर्ट रिजर्व आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व है। 300 और 200 500 आया स्टैट्यूटरी रिजर्व। इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपका कितना है? इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपका 100 है। और ये दोनों आपके क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व है। ये दोनों आपके क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व है। 200 और 100 ये क्या है? आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व का क्या है बेटा फंडा? अगर आप स्टैट्यूटरी रिजर्व वाई लिमिट का ले रहे हो तो आपको अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और इनकॉर्पोरेट की एंट्री क्या मारोगे? अभी हमने ऊपर एंट्री देखी थी। एंट्री विल बी अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व तो आ गया मेरे पास, लेकिन मैंने जो रिजर्व लिया उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों का 300 रुपया मुझे अमलगमेशन रिजर्व में से अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में माइनस भी करना पड़ेगा। ये देखिए 300 रुपया अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व 300 रुपया मैंने माइनस कर दिया। करेक्ट। और सरप्लस में सिर्फ मेरा जो सरप्लस है वो आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो है मेरा 750 रुपया मेरा प्रॉफिट है वो मेरा आ गया। डिबेंचर्स कितने हैं? डिबेंचर्स 5 लाख और उनके डिबेंचर्स मैंने ले लिए, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 और 5 उसके बाद जो आपका
ट्रेड पेबल्स है तो ट्रेड पेबल्स 450 प्लस 350 दैट विल बी 800। अदर करंट लाइबिलिटीज 200 और 150 350। साढ़े 300। सामने में आपकी ये टोटल असेट्स जो है, टोटल असेट्स कितनी की है बेटा, इन दोनों का सम्स क्योंकि मैंने सारी असेट्स ले लिए, इन दोनों का सम्स क्योंकि मैंने सारी असेट्स ले लिए, तो 9900 तो आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा वो है 16500, इन दोनों का सम 9900 प्लस 6600 16500। ये हो गया आपका 16500। चलिए समझ में आया। तो बेसिक क्रक्स एक ही है कि भैया जब हम इन द नेचर ऑफ मर्जर करते हैं तो हम लोग सब चीज़ लेते हैं, असेट्स भी लेते हैं, लायबिलिटी भी लेते हैं और रिजर्व भी लेते हैं, करेक्ट। और अगर कुछ बुक वैल्यू में फ़र्क आ रहा है, जितना हमने लिया और जितना उनको दिया वो हम लोग रिजर्व में एडजस्ट कर देते हैं। बट इन केस ऑफ परचेज हम सिर्फ नेट असेट्स लेते हैं। नेट असेट बोले तो आपकी टोटल असेट्स और जो लायबिलिटी उनका डिफरेंस लेते हैं और उसको परचेज कंसेशन कंपेयर करते हैं। अगर परचेज कंसेशन ज़्यादा है तो दैट इज़ गुडविल, और अगर परचेज कंसेशन कम है तो दैट इज़ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व में ऐड कर देंगे, और अगर गुडविल है तो गुडविल बैलेंस शीट असेट में लिख देंगे, जो 5 साल में राइट ऑफ यूजुअली करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड रेशो है, जैसे इस केस में 300 रुपये के स्टैट्यूटरी रिजर्व थे, तो 300 रुपये का स्टैट्यूटरी रिजर्व मुझे लेना पड़ेगा। उसकी एंट्री मारूंगा मैं, अमल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। चलिए बढ़ते इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। जनरल एंट्रीज, क्या बात है, जनरल एंट्रीज से और अच्छा समझ में आएगा। जनरल एंट्री पास करने को बोला हुआ है, जनरल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी बोले तो जो अपना सामान बेचती है। जनरल एंट्रीज विल बी इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग केस। क्या बोलता है, वाई लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। वाई ने जेड का बिजनेस ले लिया। कुछ समराइज बैलेंस शीट, यानी जेड की बैलेंस शीट दी गई है, हमको जेड की बैलेंस शीट दी गई है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, अंडरराइटर कमीशन। सामने में क्या दिया हुआ है भैया, शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये थोड़ा ऊपर नीचे दिया, पहले इक्विटी आना चाहिए फिर प्रेफरेंस आना चाहिए, पर ठीक है, हमको प्रेफरेंस और इक्विटी दिया हुआ है। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है, 6% डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन अबाउ इतना इंटरेस्ट पेएबल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी जिसका 5 लाख रुपया है, और ट्रेड पेएबल 1,20,000 के। आशा किया इन्होंने पूरे फिगर्स अमाउंट में दिए हुए, ऐसा नहीं दिया है कि इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, और कन्फ्यूजन होता है। तो टोटल मेरी बैलेंस शीट की टोटल है 16,90,000, 16,90,000। वाई लिमिटेड टेक ओवर ऑल द असेट एक्सेप्ट कैश। कैश छोड़ के सारी असेट ले ली मैंने। कैश कितनी है, 70,000 रुपया है कैश एट बैंक। एंड लाइबिलिटी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर, यानी 12,000 का इंटरेस्ट वो नहीं लिया। एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट, और फॉलोइंग अमाउंट पे किया, 2 लाख 7% डिबेंचर इन लाइव लिमिटेड फॉर एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ईच डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड शुड बी ट्रीटेड एज वर्थ 105। यानी एक्स लिमिटेड के जितने डिबेंचर्स थे उनको हम वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स दे देंगे, बराबर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे देंगे। ईच प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन जेड लिमिटेड 10 इन कैश एंड 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ 100 ईच इन वाई लिमिटेड। For each equity share of Z Limited, 120 in cash and 1 equity share in Z Limited of 100 each having market value 140. Okay. Expenses of liquidation of Z Limited are to be reimbursed by Y Limited to the extent of 10,000. Actual expenditure 12,500.
वाई लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एट 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 6,50,000, पेटेंट एट 20,000 रुपया। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको एंट्री पास करनी है। फटाफट एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसका एंट्री समझेंगे कैसे पास होती है। चलिए शुरू करते हैं, बड़े आराम से इस चीज़ को समझना, क्योंकि यही क्रक्स है आपका पूरे अमलकमीशन चैप्टर का। और इसको एक चैप्टर में समझना, इसको 2 चैप्टर समझना, क्योंकि यही आपका AS14 भी है। तो देखिए, हमने जब पार्टनरशिप पढ़ा था, तो पार्टनरशिप के अंदर भी हमने पार्टनरशिप को लिक्विडेट किया था, बराबर है। हम वहाँ पे क्या करते थे, सारा कुछ जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट खोल के उसके अंदर सब ट्रांसफ़र करते थे। कुछ असेट बैंक से बेचते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, असेट को ट्रांसफ़र करते थे। तो असेट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती थी, असेट को क्रेडिट करते थे, रियलाइजेशन को डेबिट करते थे। पार्टनरशिप की बात करो मैं, लायबिलिटी को कैसे ट्रांसफ़र करते थे, लायबिलिटी को डेबिट करते थे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते थे। फिर क्या करते थे हम लोग, ये असेट्स को बेचते थे। तो असेट आइदर कोई पार्टनर लेके चल जाता था, तो अगर पार्टनर लेके जा रहा था तो पार्टनर को डेबिट करते थे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते थे। और अगर मार्केट में बेचते थे तो बैंक को डेबिट करते थे और असेट्स को और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते थे। फिर इसके अंदर से हम लोग हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करते थे, बराबर। सेम चीज़ होंगी हमारी कंपनी के केस में भी। एंड पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनरशिप में एक बात बताइए, जो रिमेनिंग अमाउंट रहता था, आइदर रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, वो कौन बियर करता था बच्चों, पार्टनर्स बियर करते थे। अगर लॉस होगा तो भी पार्टनर बियर करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स घर पे प्रॉफिट लेके चल जाएंगे। अब बढ़ते हैं कंपनी के केस में। कंपनी के केस में भी सेम होगा, जो असेट से वो रियलाइजेशन को ट्रांसफर होगी, जो लायबिलिटी है वो रियलाइजेशन को ट्रांसफर होगी, करेक्ट। अब इसके अंदर असेट हम बेचेंगे, तो पहले हम जब पार्टनरशिप में बेचते थे तो हम अदर किसको बेचते थे, अदर पार्टनर लेके जाता था घर पे, या हम लोग जो बाहर है मार्केट में उसको बेच देते थे। यहाँ पे क्या होगा, जो भी असेट्स है वो क्या होगा, पार्टनर तो है ही नहीं कंपनी केस में, तो पार्टनर्स तो घर लेके जा नहीं सकते, यानी ऑप्शन तो खत्म हो गया। इसके अंदर जो परचेसिंग कंपनी है, जैसे इस केस में कौन है, वाई लिमिटेड है, तो XW लिमिटेड या वाई लिमिटेड जो भी है, वो वाई लिमिटेड असेट्स ले लेगी, तो सारी असेट्स वाई लिमिटेड को चल जाएगी, और जो असेट्स नहीं ली वो मार्केट में हम लोग उसको बेच देंगे, करेक्ट। अल्टीमेटली जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो कौन बियर करेगा, शेयर होल्डर बियर करेंगे। कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। अगर पैसा ज़्यादा मिलेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा प्रॉफिट, अगर पैसा कम मिलेगा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, करेक्ट। तो उस हिसाब से आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले निकाल लीजिए व्हाट इज़ परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था। परचेस कंसिडरेशन मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हम इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ओनली शेयर होल्डर को जो आप पैसा दे रहे हो वो होगा आपका परचेस कंसिडरेशन। तो आइए परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा बच्चों। परचेस कंसिडरेशन में सबसे पहले हमने क्या दिया यहाँ पे, 2 लाख 7% डिबेंचर फॉर एग्जिस्टिंग डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर को कुछ भी दिया नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया 10 रुपीज़ इन कैश। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने थे हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे 100 का 1 है 4 लाख, यानी कितना हो गया बेटा 4000। तो 4000 इंटू 10 इस 40,000, 40,000 कैश देंगे एंड 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एंड 1, तो ये 4 लाख को 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी देंगे। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दिया हमने, 4,40,000 दिया। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या दिया बेटा हमने, इक्विटी शेयर होल्डर को देखो 8,000 इक्विटी शेयर होल्डर है, हर एक को 20 रुपया कैश में दिया, तो कितना हुआ 1,60,000। 80,000 को 8,000 को 20 रुपये दिया तो 1,60,000 हुआ, और हर एक को एक शेयर दिया जिसकी मार्केट में वैल्यू है 140। तो कितने शेयर दिया हमने भैया 8,000 शेयर इंटू 140, तो कितना होता है 8,000 इंटू 140, 11,20,000। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा परचेस कंसिडरेशन 17,20,000 रुपया। 17,20,000 रुपया हमारा परचेस कंसिडरेशन हो गया। ये तो हो गया परचेस कंसिडरेशन निकालने के बाद। अब करना है हमको बुक्स ऑफ अकाउंट। वेंडर बोलते हो, वेंडर कौन, जो अपनी चीज़ बेच रहा है। तो ओपन रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेप नंबर 1, ओपन रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल असेट एट बुक वैल्यू। जितने भी हमारी असेट्स है उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। इसमें से हम लोग जो चीज़ नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या नहीं ले रहे हैं, एक्सेप्शन।
इफ़ कैश इज़ नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी इट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर कैश नहीं ले जा रहा है तो इस केस में कैश नहीं लेके जा रहा है, यहाँ पे हमको बोला हुआ है वाई लिमिटेड हैज़ टेकन ओवर और असेट एक्सेप्ट कैश, और क्या बोला हुआ है नोट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। यहाँ पे देखिए हमारा अंडरराइटर कमीशन क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है जो हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, तो ये एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ जो है ये भी हम लोग असेट नहीं मानेंगे, आर नॉट असेट एंड शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारी असेट्स में क्या क्या आती है भैया, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगी असेट, क्योंकि कैश एंड बैक हम लोग नहीं ले रहे हैं, और हम लोग हमारा खर्चे जो हमने राइट ऑफ नहीं किया वो भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। ये सब हम लोग काय में डाल देंगे, ये सब हम लोग रियलाइजेशन में डाल देंगे। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल। 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 2 लाख, 14 लाख, 15 लाख 80 हज़ार, 15 लाख 80 हज़ार पहली एंट्री होगी। सेम में हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटी में क्या क्या था बेटा, देखिए ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट द लाइबिलिटी विच द परचेसिंग कंपनी इज टू टेक ओवर। जो परचेसिंग कंपनी लेने वाली लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी भी ले लेंगे। देखिए कौन कौन सी लाइबिलिटी है, ऑल लाइबिलिटी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर्स। तो देखिए हम लोग ये वाला चीज़ नहीं लेने वाले हैं, तो हम लोग ट्रेड पेबल ले रहे हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन कितने में सेटल हुआ, 5 लाख, तो 5 लाख रुपया करेक्ट, एंड डिबेंचर होल्डर्स भी ले लेंगे हम लोग। तो भैया डिबेंचर्स ले लिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 5 लाख रुपए जितने में सेटल होने वाला है, और ट्रेड पेबल ये भी क्या में डाल दिया, रियलाइजेशन में डाल दिया। इन केस ऑफ प्रोविजन द पोर्शन विच रिप्रेजेंट्स लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू अराइज इन फ्यूचर should be transferred as the portion which is not required, it is reserve portion should be treated as profit। यानी भैया ये रिजर्व के केस में हमारा हमने कितना बनाया था 8,000, लेकिन फाइनली सेटल कितने में होने वाला है 5 लाख रुपया। तो ये जो एडिशनल 3,000 रुपये ये तो ना लेके जाएगा, वो तो कितना लेके जाएगा 5,000 रुपये लेके जाएगा, और उसको जो 3,000 बचा उसको हम लोग क्या मान लेंगे प्रॉफिट, वो रिजर्व वाला पोर्शन है। अब आगे फॉर लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्चार्ज ऑफ सच लाइबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जो भी आपका जो असेट्स लाइबिलिटी हमने नहीं ली वो लाइबिलिटी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अभी हमने पहली 2 स्टेप देखी, जो सेम हम पार्टनरशिप में देखते थे, क्या देखिए हमने असेट्स को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन को, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में। अब फिर तीसरी स्टेप क्या करते थे, हम लोग असेट्स को बेचते थे, असेट्स को बेचते थे। यहाँ पे इस केस में असेट को बेचेंगे तो कौन लेने वाला है भैया, जो परचेसिंग कंपनी दैट इज वाई कितना हमको रुपया दे रही है 17,20,000 रुपया, तो हम ड्यू कर देंगे वाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 17,20,000 रुपया। ये हो गया रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अगर नीचे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे सारी असेट्स आ गई, यहाँ पे सारी लाइबिलिटी आ गई, जो रियलाइजेशन से हमको मिलने वाला है वो भी यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द परचेस कंसिडरेशन डेबिट व्हाट इज रिसिप्ट, हमको क्या क्या मिलने वाला है, हमको भैया कैश मिलने वाला है, हमको प्रेफरेंस शेयर्स मिलने वाले हैं, हमको इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं। कैश कितना मिलने वाला है भैया 2 लाख रुपया, प्रेफरेंस शेयर कितना मिलने वाला है 4 लाख रुपया, इक्विटी शेयर कितना मिलने वाला है 11,20,000 रुपया। तो जो मिलने वाला है वो डेबिट करो, कैश मिलने वाला है, प्रेफरेंस शेयर्स मिलने वाले, इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं, और क्रेडिट किसको कर देंगे हम लोग वाई लिमिटेड को। यानी वाई लिमिटेड का जो खाता है वो डेबिट किया पहले जितना रुपये मिलने वाला है उससे, और जब रुपया मिल गया तो उसको क्या कर दिया क्रेडिट, यानी वाई लिमिट हो गया नलीफाई। आगे एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन हैज़ टू बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ए वेंडर हैज़ टू बियर एंड पे देम। अगर वेंडर बोले तो मैं जो बेच रहा हूँ, रियलाइजेशन जो खर्चा है अगर मैं बियर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा क्या करेंगे हम लोग बताइए। हम लोग वहाँ पे बाइंडिंग ऑफ का जो एक्सपेंस है उसको एंट्री क्या करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर आपको पे करता है तो वही एंट्री रिपीट कर दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बट अगर एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द परचेसिंग कंपनी, जो खरीद रहा है अगर वो बॉर्न कर रहा है, द क्वेश्चन हैज़ टू बी डेल्ड विद इन वन ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज। पहली चीज़ है कि अगर मैं पे कर रहा हूँ तो डायरेक्ट रियलाइजेशन को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट कर दो। बट अगर वो बियर कर रहा है वाई लिमिटेड तो उस केस में हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला क्या है, इट में भी इग्नोर इन द बुक्स ऑफ द वेंडर, वेंडर के बुक में छोड़ दो, वेंडर को कुछ नहीं करना क्योंकि वो पे ही नहीं कर रहा है। या केस नंबर 2, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी पेड फर्स्ट बाय द वेंडर एंड आफ्टरवर्ड्स रिम्बर्स्ड बाय द परचेसिंग कंपनी। यानी पहले अगर उसने बोला कि भैया तू पे कर दे, जो भी हमें तेरे को रिम्बर्स कर देगा,
तो ऐसे केस में पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेसिंग कंपनी को डेबिट करेंगे, डेट इज वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश को व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड। और जब पैसा वापस आ जाएगा तो कैश को डेबिट करेंगे और वेंडर कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल चीज़ है। इन द अबव सेट केस वाई हैज़ टू पे मैक्सिमम इस केस में क्या हो रहा है, वाई लिमिटेड हैज़ टू पे 10,000 कैश वेयर एज द अमाउंट स्पेंड इज 12,500। देखो रियलाइजेशन का क्या बोला हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रिम्बर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ 10,000। एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ 12,500। बोलता है कि भैया टोटल खर्चा जो है वो टोटल खर्चा 12,500 हुआ, जिसमें से 10,000 मैं तेरे को वापस दे देगा, 2,500 तू बियर करेगा। तो पहले हम लोग एंट्री मारेंगे वाई अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। वाई को देंगे 10,000 रुपया, जो उसका पोर्शन है जो मैं बियर कर रहा हूँ वो रियलाइजेशन को चल जाएगा 2,500 रुपया और कैश से 12,500 कम हो जाएगा। और बाद में वाई लिमिटेड मेरे को 10,000 रुपया अलग से दे देगा वाइंडिंग अप के। देखिए पहले वाई को डेबिट किया 10,000, रियलाइजेशन को 2,500 और इसको कर दिया 12,500। और बाद में वाई से हमको 10,000 मिल जाएगा, 10,000 को क्रेडिट कर दिया, वाई को डेबिट कर दिया, वाई को क्रेडिट कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया। आइए रियलाइजेशन अकाउंट में ये 2,500 रुपये जो हमारा खर्चा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया रियलाइजेशन में। कैश में देखिए तो क्या होगा, कैश में देखिए मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है ऊपर स्टार्टिंग में, कैश का बैलेंस 70,000 रुपये है। 70,000 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 70,000 रुपया करेक्ट। हमको कैश कितनी है अमल कमीशन पे देखिए, हमारा जो वर्किंग है इसके अंदर हमको कैश कितनी आ रही है बेटा, कैश आ रही है 2 लाख रुपया। वाई लिमिटेड से कुछ प्रेफरेंस शेयर है, कुछ इक्विटी शेयर है, कुछ कैश आई, 2 लाख रुपया कैश आई, ये 2 लाख रुपया कैश आई। हमने टोटल कैश कितनी पे की भैया 12,500 रुपया लिक्विडेशन का खर्चा, जिसमें से 10,000 रुपये डाल दिया वाई के नाम पे, रियलाइजेशन में डाल दिया 2,500 रुपया और ये 10,000 रुपया वाई ने हमको दे दिया, वाई ने हमको दे दिया। आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लाइबिलिटी नॉट assumed by purchasing company has to be paid off on payment, debit the liability concern and credit cash। जो लाइबिलिटी वाई लिमिटेड नहीं ली वो हमको पे करनी पड़ेगी। जैसे ये जो इंटरेस्ट है ये नहीं लिया 12,000 का, तो 12,000 का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा ना बच्चों। हाँ तो देंगे तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करेंगे और डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देंगे। कैश 12,000 से वापस कम हो जाएगी, इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को दे दिया और फिर डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया। Credit the preference holder with the amount payable to them, debit preference holder with the amount shown in the books, transfer the difference between two to the realization account। जो भी उनको पैसा देना है हम लोग उनको 4,40,000 रुपये दे रहे हैं, तो 4,40,000 रुपया देखो हमने ऊपर ही बोला है कि हमको क्या देंगे, 4 लाख के बदले 4,40,000 रुपये देंगे, 4,40,000 देंगे, जिसमें से 40,000 कैश रहेगी और बचा हुआ इक्विटी शेयर्स रहेंगे। तो हमको उसको देना कितना, प्रेफरेंस होल्डर को 4,40,000 देना है। 4,40,000 में से 40,000 कैश रहेगी और बच्चे हुए 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर रहेंगे जो वाई से हमको मिले हुए हैं। तो कैश के केस में कैश अकाउंट देखिए, कैश के केस में भैया डिबेंचर होल्डर को 12,000 पे कर दिया, इंटरेस्ट का प्रेफरेंस होल्डर को 40,000 रुपये पे कर दिया। अब हमने आउटसाइडर्स को सबको पे कर दिया, हमने असेट्स को रियलाइजेशन में डाल दिया, लाइबिलिटी जो लेके गए थे वो रियलाइजेशन में डाल दिया, पैसा जो लेना था वो रिकवर कर लिया, हमने जो लाइबिलिटी नहीं लेके गए उसको पे ऑफ कर दिया। अब जो फाइनली बचा वो क्या बचा, इक्विटी शेयर और रिजर्व, इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा बचा। तो जितना भी हमारा इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, रिजर्व है, जो चीज़ें खड़ी है रियलाइजेशन वगैरह वो सब किस में डाल देंगे, वो सब हम डाल देंगे शेयर होल्डर को। फाइनली जो भी चीज़ बची रहेगी सब क्या में डाल देंगे हम लोग, रियलाइजेशन वगैरह सब डालेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर तुम बियर करो और हमारा इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग अंडरराइटर कमीशन है वो भी दे देंगे। अब अगर आप देखेंगे फाइनली तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को 13,75,500 माइनस 40,000 कितना है, 13,75,500 माइनस 40,000 टोटल आ रहा है 13,35,500। ये 13,35,500 में जो हमको इक्विटी शेयर आए वो दे दिया। हमको इक्विटी शेयर कितने आए, 11,20,000 की इक्विटी शेयर आए। देखिए हमको इक्विटी शेयर 11,20,000 का है, ये दे दिया। तो माइनस कीजिए 11,20,000 और हमारा 2,15,500 बचा, जो कि याद देखना इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो बैलेंस बचा ना 11,250 ये आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये आपका कैश का ही बैलेंस होगा। देखिए कैश में कितना आ रहा है क्लोजिंग में 2,15,500, ये फाइनल फिगर आपका बैलेंस फिगर रहेगा जो हम उसको पे करेंगे। और इस तरीके से हमारी बुक्स क्लोज हो जाएगी, हमारी बुक्स क्लोज हो जाएगी।
सेम 90% सेम एज द केस ऑफ पार्टनरशिप है। असेट को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, जितना पैसा मिलने वाला है परचेज कंसिडरेशन उसको ड्यू करो, उसको रिसीव करो, जो लाइबिलिटी नहीं ली उसको पे ऑफ कर दो, उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पे करो, फिर प्रेफरेंशियल को पे करो, और आखिरी में जो कुछ बचा वो सब किस पे ट्रांसफर कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर को। फाइनल लाइबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर की रहेगी, अगर प्रॉफिट आएगा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, लॉस रहेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। करेक्ट। अब देखते हैं एंट्रीज इन केस ऑफ परचेसिंग कंपनी, जो वाई लिमिटेड जो परचेस करेगी वो एंट्री क्या पास करेगी। पहले ऊपर वाला चीज़ एक बार देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं एंट्रीज इन द परचेजर कंपनी, जो माल परचेस कर रही है यानी जो कंपनी परचेस कर रही है वो अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी। डेबिट बिजनेस परचेस अकाउंट एंड क्रेडिट लिक्विडेटर अकाउंट ऑफ द वेंडर कंपनी विद द अमाउंट ऑफ द परचेस कंसिडरेशन। जो मैं ले रहा हूँ ना, करेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मेरा खर्चा क्या हुआ, बिजनेस परचेस हुआ मेरा, मैंने बिजनेस परचेस किया तो मैं ड्यू की एंट्री मारूंगा बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ XYZ, जो भी कंपनी में टेक ओवर कर रहा हूँ। क्योंकि टेक ओवर में क्या होता है बेटा, टेक ओवर में हम लोग एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। कोर्ट जो होती है ना, कोर्ट एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर एक व्यक्ति होता है, कोई प्रोफेशनल होता है, समझ लीजिए वकील भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो क्या करेगा, देखेगा कि भैया जो कैश आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी प्रोसेस वो बराबर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, जिनको पैसा देना है उनको बराबर पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब प्रोसेस, ये सब चीज़ें वो लिक्विडेटर का काम होता है बराबर कंप्लाई करना। और बाद में वो एक कोर्ट को एक स्टेटमेंट देता है कि ये सब चीज़ें बराबर फॉलो हुई है इस कंपनी में ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो हम लोग कंपनी को नहीं देते, हम लोग किसको देते हैं, लिक्विडेटर को देते हैं पैसा। करेक्ट। उसके बाद सेकेंड, डेबिट असेट्स एक्वायर्ड एक्सेप्ट गुडविल एट द वैल्यू प्लेस्ड ऑन देम बाय द परचेजर कंपनी। जो असेट हमारे आ रही है तो हम असेट को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। और इसके साथ साथ जो बिजनेस परचेज हमने यहाँ पे ड्यू किया था वो बिजनेस परचेज को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट। तो हमने क्या किया, असेट जो हमने ली असेट्स को किया डेबिट, करेक्ट, लाइबिलिटी को किया क्रेडिट, और आखिर में क्या कर दिया, बिजनेस परचेज को भी कर दिया क्रेडिट। आगे क्रेडिट द अमाउंट शोइंग शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी विद द कॉस्ट ऑफ द शेयर। हमारे पास तो कोई शेयर्स है नहीं। इफ द क्रेडिटर्स एज पर 2 और 3 अबाउट एक्सीड्स डेबिट एज पर 1 अबाउट, द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू गुडविल। एंड इफ इन केस, मतलब क्या होगा, देखो अगर असेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, असेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसको बोल देंगे कैपिटल रिजर्व, हमारा फ़ायदा हुआ। बट इस केस में हमारा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, क्योंकि हमने पैसा ज़्यादा दिया, हमने पैसा क्या दिया, ज़्यादा दिया। इसलिए हमारा जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्या रहेगा, गुडविल। बैलेंसिंग फिगर विल भी आइदर क्या रहेगा, गुडविल या रहेगा कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट में आ रहा है बैलेंस तो उसको बोलेंगे गुडविल, और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। इस केस में देखिए हमारी गुडविल जो हमने ली थी वो गुडविल कितनी थी, 2 लाख रुपए की गुडविल थी। गुडविल जो हमने ली थी वो कितने की थी, 2 लाख रुपए की गुडविल थी। देखिए यहाँ पे गुडविल कितनी की थी भैया, 2 लाख रुपए की गुडविल थी। लेकिन हमारे बुक्स में गुडविल कितनी आ रही है, हम गुडविल को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम बैलेंस फिगर जो भी रहेगा उसको गुडविल मान लेंगे। यहाँ पे गुडविल कितनी आ रही है, 5,05,000 रुपया। तो भैया ये 3,05,000 से क्यों बढ़ गई भैया, बढ़ इसलिए गई है क्योंकि असेट्स जो है वो कम है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी। ये हमारा लॉस हुआ, उसका फायदा हुआ, इसलिए वो क्या में डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। हमारा नुकसान हुआ, हम लोग क्या में डालेंगे, गुडविल में। करेक्ट। और वही चीज़ अगर डेबिट बड़ा रहता था, क्रेडिट छोटा रहता था, यानी असेट्स हमने ज़्यादा ली एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी, यानी मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट मैं क्या में डाल देता था, कैपिटल रिजर्व में डाल देता था। अब लिक्विडेटर को मुझे पैसा देना है, मेरे को लिक्विडेटर को कितना रुपये देना है भैया, 17,20,000 रुपये देना है लिक्विडेटर को। क्या क्या दिया मैंने भैया कैश दिया, मैंने भैया प्रेफरेंस शेयर दिया, मैंने कुछ प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिए, ज़्यादा वैल्यू पे दिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि मैंने तो बेटा 100 रुपये की वैल्यू को क्या में दिया, 140 में दिया। देखो क्वेश्चन में जिसकी फेस वैल्यू क्या थी, 100 रुपया, लेकिन मैंने दिया कितने में, 140 में दिया। तो भैया मैंने तो 40 रुपया प्रीमियम पे दिया, तो मेरे बुक्स में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा ना बेटा। इसलिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या किया, क्रेडिट किया। और बाद में जो डिबेंचर्स थे उनको डिबेंचर्स दे दिए मैंने, और इस हिसाब से मेरी बुक्स क्या हो गई, क्लोज हो चुकी है। क्लोज हो चुकी है। जो मैंने लिक्विडेशन के खर्चे दिए हैं तो उनके बुक्स में उन्होंने रियलाइजेशन में डाला था, मैं किस में डाल दूंगा, गुडविल में डाल दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या अरेंज हो रहा है, गुडविल अरेंज हो रहा है। करेक्ट। तो गुडविल अब मेरा कितना हो गया, 5,05,000 की जगह 5,15,000 रुपये मेरा गुडविल हो चुका है। इस तरीके से हम लोग एंट्री पास करते हैं।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, करेक्ट। और एक ये बहुत वाला इंपॉर्टेंट फिगर है। इन दोनों में क्या बोला है, अब देखो जैसे यहाँ पे दो कंपनी थी, एक थी Y और एक थी Z। तो Z का बिजनेस हमने ले लिया था। अब बिजनेस लेने के बाद अगर सपोजिंगली क्या हुआ कि भैया जो मेरे क्रेडिटर्स है वो सेम उनके डेटर्स है, यानी कॉमन पार्टी है। अब बुक्स तो मर्ज होगी, करेक्ट। एक तरफ दिख रहा है इसको देना, एक तरफ दिख रहा है उससे लेना। तो हम लोग क्या करना है, जो लेना देना है हम दोनों को क्या कर देंगे, हम उन दोनों को कंपेंसेट कर देंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ओइंग को एलिमिनेट करना। और इसी तरीके से अगर आपका कोई स्टॉक है, अगर मैंने उसको स्टॉक बेचा है और मैंने प्रॉफिट में बेचा है, तो अब तो हम एक कंपनी हो गए। तो ये जो प्रॉफिट एलिमेंट है ना, वो प्रॉफिट एलिमेंट को भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग सीपीटी में करते थे कि भैया अगर इंटर कंपनी है तो हमने पार्टनरशिप में भी देखा है कि भैया एक चीज़ देना था, एक जन से लेना था। तो दोनों जब मर्ज हो गए तो हम दोनों को जो डेबिट में था उसको क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट में था उसको डेबिट करके दोनों को खत्म कर दिया। और सेम वैल्यू ऑफ स्टॉक, अगर हमने कुछ चीज़ प्रॉफिट में बेची है तो जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट एलिमेंट हमको क्लोजिंग स्टॉक से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये है आपका जनरल एंट्रीज क्या होते हैं दोनों। AS14 में इतना ही बोला है कि अमलगमेशन दो टाइप का रहता, मर्जर, परचेज। मर्जर की 5 टाइप से, अगर वो 5 चीज़ें को कंप्लाई करते हो तो आप मर्जर में बोलोगे, नहीं तो आपको परचेज बोलना पड़ेगा। अगर आप मर्जर कर रहे हो तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा, अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज मेथड लगेगी। फिर बुक्स में क्या जनरल एंट्रीज होगी, कैसे कैसे होगा, वो सब यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर मर्जर है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है जितना हमने उनको दिया और जो उनका शेयर है वो काय में एडजस्ट होगा, रिजर्व में एडजस्ट होगा। बट इन केस ऑफ परचेज जो भी डिफरेंस रहेगा वो इधर गुडविल रहेगा या कैपिटल रिजर्व रहेगा। गुडविल है तो उसको पार्सल में आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो ये बेसिक क्रक्स है, जनरल एंट्रीज है। ये अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो आपका अमलगमेशन वाला चैप्टर पूरी तरह ओके हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाला लेक्चर में आप इसको एक बार पढ़िएगा। अब 6 से लेके आई थिंक इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, 6 से 10 यानी 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं फटाफट से। कुछ एक तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ मैं सॉल्व करवाऊंगा। बट वो देखने के पहले, लेक्चर देखने के पहले ये लेक्चर को आप 2 बार घर पे, जो ऊपर वाली चीज़ें जो मैंने बहुत धीरे धीरे समझाई, इसको 2 बार पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर? ओके।